हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पार्ट 2। हाँ, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने पढ़ा था कार्डिनल अप्रोच, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। आज बारी है कार्डिनल अप्रोच के बाद ऑर्डिनल अप्रोच की, इंडिफरेंस अप्रोच की। क्या है ये? चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन की, तो हम बात करते हैं कंज्यूमर को मिलने वाला मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विथ हिज गिवन इनकम। तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड कब होता है, ये हमको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सोचिए, आप और मैं सेटिस्फाइड कब होते हैं? जब हम जितना प्राइस स्पेंड करते हैं उतने की हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाए। मतलब हम मार्जिनल यूटिलिटी से जब डिराइव करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी बिकम्स इक्वल टू द प्राइस। पर ये तो हो गया कार्डिनल अप्रोच। आज बारी है ऑर्डिनल अप्रोच की। इसमें माना गया है कि यूटिलिटी को आप कार्डिनल नंबर्स देख के, काउंटेबल नंबर्स देख करके क्या कर सकते हैं? मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस या रैंकिंग या रेटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से यूटिलिटी को भी नापा जा सकता है। चलो एक एग्जांपल देता हूं फिर से। आपने अपनी प्लेट में रखी पहली चपाती खाई, आप कह सकते हैं कि मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत मिला। आपने सेकंड चपाती खाई, क्या कहते हो? ये तो नहीं बोलते मम्मी को कि सेटिस्फेक्शन 20 मिला, 18 मिला, ना ना, पहले से कम, और तीसरे में उससे भी कम। तो क्या हो रहा है? आप रैंकिंग या ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अपनी लाइकिंग का दे सकते हो। यही मेजर करना है हमें ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट में। तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच सबसे पहले पेरेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किया था, बट इसको बहुत, जैसे कह सकते हैं, एलोमेट्री बनाने के लिए किसका नाम जाता है? J.R. हिक्स और एलन, इन्होंने इसको फुल्ली डेवलप किया। अब आता है इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है और किस पे बेस्ड है? तो इंडिफरेंस कर्व बेस्ड है स्केल ऑफ प्रेफरेंस पे। अगर दो डिफरेंट गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम करे, उसके कॉम्बिनेशंस को ले, उनके स्केल ऑफ प्रेफरेंस पे है। हाँ, स्केल ऑफ प्रेफरेंस कीवर्ड है। अब एन अमाउंट ऑफ टू गुड्स कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन। कंज्यूमर एक साथ इसमें क्या करने वाला है? दो गुड्स लेने वाला है। उन दो गुड्स के वो अलग अलग कॉम्बिनेशन लेगा। चलो नाम दे देता हूं, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी। इन सारे कॉम्बिनेशंस में उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो इंडिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंस नहीं कर पाएगा? क्या भेद नहीं कर पाएगा? किसको लूं, किसको छोड़ूं? क्योंकि सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी सारे इक्वल ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इसीलिए इनडिफरेंट है कंज्यूमर वहां पर। आप समझ गए इंडिफरेंस क्या है? तो इंडिफरेंस बताता है स्केल ऑफ प्रेफरेंस, और ये स्केल ऑफ प्रेफरेंस क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं है। हाँ, क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं है। चलिए इंडिफरेंस कर्व से पहले इंडिफरेंस शेड्यूल को देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप देखें, एक शेड्यूल है। शेड्यूल जब भी वर्ड आए, आपको ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल जब भी टर्म आएगा तो एक टेबल होगा, एक टेबुलर स्टेटमेंट होगा। सो इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है? एक टेबुलर स्टेटमेंट है जो कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, जो कॉम्बिनेशन शो कर रहा है दो गुड्स के। हमारे केस में मैंने एग्जांपल दिया है फूड का और क्लोथिंग का। तो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है जिसके लिए कंज्यूमर इक्वली सेटिस्फाइड है। इन सारे कॉम्बिनेशन, हाँ, हमने आपको चार कॉम्बिनेशंस दिए हैं, चार सेट्स दिए हैं। आप सेट बोलिए, कॉम्बिनेशन बोलिए। तो सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, इन चारों सेट में कंज्यूमर इंडिफरेंट हो गया है, अर्थात वह डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। क्या लूं? 1 यूनिट ऑफ फूड और 10 यूनिट ऑफ क्लोथिंग, पहला कॉम्बिनेशन है। याद रखिएगा, कोई भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब है जब भी लेना है तो दोनों यूनिट्स लेने हैं, कोई भी यूनिट जीरो नहीं कर सकते आप, दोनों ही गुड लेना है। तो आपने लिया 110, ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन। अब जैसे ही दूसरा कॉम्बिनेशन बात करते हैं तो यहां पर फूड की वैल्यू तो इंक्रीज हो गई, बट आपके लिए इसको क्या करना पड़ा? क्लोथिंग को रिड्यूस करना पड़ा, क्लोथिंग सेक्रीफाइस करना पड़ा। 3 यूनिट ऑफ क्लोथिंग को आपने क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। फिर ये जो कॉम्बिनेशन बना 2 और 7 का, ये कॉम्बिनेशन है सेट बी। तो सेट ए जितना सेटिस्फाई कर रहा है, जितना इक्विलिब्रियम दे रहा है, सेटिस्फेक्शन दे रहा है, वही सेट बी, एंड सिमिलरली सेट सी एंड सेट डी। ध्यान से देखिए, कीवर्ड और इस्तेमाल हो रहा है जिसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द रेट एट विच वन कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड और गिवन अप टू गेट द अदर। एक को त्यागोगे तभी दूसरा पाओगे। ध्यान दीजिएगा, आपने इसमें फूड को गेन करने के लिए, देखिए फूड एक और गेन कर लिया, 2 से 3 एक गेन किया, पर आपने यहां पर क्लॉथिंग को 2 और सेक्रीफाइस कर दिया। इसीलिए इसको कह सकते हैं, अगर फॉर्मूले से पूछेंगे तो बोलेंगे लॉस ऑफ गुड्स अपॉन गेन ऑफ गुड्स। मतलब इसका फॉर्मूला हो गया लॉस अपॉन गेन। पहले लॉस को लिखेंगे फिर गेन लिखेंगे। इस रेशियो को कहते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो हो गया शेड्यूल। आइए अब इसको ग्राफिकली प्लॉट कर दिया जाए। तो अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कैसा कर्व बन रहा है। एक एक्सिस में
एक्स एक्सिस में ले लीजिए फूड और वाई एक्सिस में ले लिया हमने क्लोथिंग। यही है, आप लिख देंगे फूड क्लोथिंग। हाईएस्ट मार्क्स देख लीजिए, क्लोथिंग में कहां है 10, तो आप मार्क करिए 2 4 6 8 10। क्लोथिंग का हाईएस्ट गया 10 और फूड का हाईएस्ट जा रहा है 4, तो 1 2 3 4। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए एक आसान तरीका बता दिया किस तरीके से आप इसको प्लॉट भी कर लेंगे। द लोकस ऑफ द कॉम्बिनेशंस, इनके कॉम्बिनेशंस के लोकस को कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो आइए बनाते हैं इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले देखते हैं 1 पे 10, ये रहा 1 पर 10 यूनिट। चलिए पहला पॉइंट मिल गया, कॉम्बिनेशन। सेट ए का लिख दूं, ए, चलिए लिख दिए। सेट बी 2 पर 7, ये रहा 2 और 7 कहां मिलेगा, ये तो 8 है और यहां 6 है, तो मिलेगा 2 पर 7, ये रहा सेट बी। आगे कॉम्बिनेशन नेक्स्ट देखें, 3 पर 5, ये रहा आपका 3 और इस पे 5 कहां मिलेगा, 4 और 6 के बीच में, ये रहा आपका सी। एंड लास्ट है आपका डी, डी है 4 का 4, 4 पर 4। ध्यान से देखिए, आपको 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं। इन 4 पॉइंट्स को अगर एक लाइन से ज्वाइन कर दें तो बन जाएगा इंडिफरेंस कर्व। चलिए क्या रिप्रेजेंट करता है इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व शो करता है कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स वेयर द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर खरीदता है जिसपे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है, इसीलिए कहते हैं उसको इंडिफरेंस, डिफरेंस नहीं कर पाना। क्लियर है, डायग्राम भी क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपने इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस कर्व देख लिया। आइए तो इंडिफरेंस मैप क्या है सर, तो अगर हमने एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व बना दिया तो होगा। चलिए पहला इंडिफरेंस कर्व बनाया, नाम दे देते हैं IC1, दूसरा बना देते हैं IC2, तीसरा IC3। सो एक से अधिक, क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व किसी एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताता है। क्या, किसी एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताता है। तो इसका मतलब है इंडिफरेंस कर्व नेक्स्ट वाला, मान लीजिए ये कम्युनिटी Y है, तो ये जो सेकंड वाला इंडिफरेंस कर्व है वो पहले वाले क्वेश्चन से ज्यादा सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसके हायर या आउटर है। तो हायर द इंडिफरेंस कर्व शोज हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इस फैमिली ऑफ, हाँ ये परिवार है इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, क्योंकि कंज्यूमर जरूरी थोड़ा है कि एक ही कॉम्बिनेशन ऑफ गुड खरीदेगा। चलो इंडिफरेंस कर्व को हम लोग आईसो कर्व के नाम से भी जानते हैं, आईसो यूटिलिटी कर्व। आईसो क्यों, आईसो मतलब इक्वल, क्योंकि वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से बनता है। अब आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिस्कस कर चुका हूं। ये वो रेट है जिसपे कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करता है एक गुड को फॉर अनदर। चलिए कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होगा उससे पहले आपको समझना होगा कि इंडिफरेंस के कुछ अजम्पशंस हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अजम्पशंस बहुत जरूरी है। पहला, कंज्यूमर रैशनल है, मतलब हमेशा सोच समझ के बिहेव करता है और मैक्सिमम यूटिलिटी के लिए ही अपना वो प्राइस स्पेंड करने को तैयार होता है। कंज्यूमर रैशनल होता है, जो कि मैं और आप हैं। और ऑर्डिनल कंसेप्ट है ये। इस इंडिफरेंस एनालिसिस में हमको ये मान के चलना है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं और इट कैन ओनली बी रैंक्ड, इट कैन बी ओनली बी गिवन एज प्रेफरेंसेस। हाँ, नंबर नहीं दे सकते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अज्यूम ये भी करके चलता है इंडिफरेंस एनालिसिस कि कंज्यूमर कभी भी ओवर सप्लाइड नहीं है, क्योंकि जब आपके पास किसी चीज का एक्सेस हो जाएगा तो पॉइंट ऑफ सेटिएशन, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मेजर कर पाएंगे। आपके पास चीजें हैं, लिमिटेड है। मेरे और आपके पास तो हमेशा ही क्या है, कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं है। क्या तुम्हारे पास ड्रेसेस अनलिमिटेड है, मोबाइल्स अनलिमिटेड है? नहीं ना। तो हमें पास वो चीजें क्या है, लिमिटेड है, और उन लिमिटेड चीजों का ही हम क्या करना चाहते हैं, बेस्ट या ऑप्टिमम यूज करना चाहते हैं। चलिए एक और पॉइंट है, ट्रांजिटिविटी और चॉइसेस। जब कंज्यूमर चीजों को चूज करता है तो कुछ इस तरीके से चूज करता है कि अगर कंज्यूमर को गुड्स ए का ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है गुड्स बी के मुकाबले, और गुड्स बी ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है गुड्स सी के मुकाबले, तो इसका मतलब यह हो गया कि गुड्स ए सी से भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। हाँ, इस चॉइस को कहते हैं ट्रांजिटिविटी। और ये ट्रांजिटिविटी पूरे में कांस्टेंट रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी। आता है डिमिनिशिंग एमआरएस। आपने देखा कि आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व कैसा है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, नेगेटिव स्लोपिंग कर्व है, कॉन्वेक्स टू होरिजन है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये मार्जिनल रेट डिमिनिशिंग होने की वजह से यू हैव टू सैक्रिफाइस वन टू गेट अनदर। किसी एक को पाना है तो दूसरे को तो त्यागना पड़ेगा। इनिशियली हम ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं, बाद में हम सैक्रिफाइस कम करते हैं, इसीलिए ये डिमिनिशिंग हो जाता है। चलिए इंडिफरेंस कर्व के बारे में आप थोड़ा प्रॉपर्टीज जान लें। तो इंडिफरेंस कर्व हमेशा कहां स्लोप करता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आता है। हम इसे नेगेटिव स्लोप कहते हैं। और क्यों? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेगेटिव वर्ड अच्छा नहीं होगा, डिमिनिशिंग।
क्योंकि एक कंज्यूमर को अगर कोई एक गुड ज्यादा कंज्यूम करना है, लेट्स ए कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर को गुड्स ए ज्यादा चाहिए, तो उसको बी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे जैसे मोर एंड मोर ऑफ ए लेना वो चाहेगा, ही हैज टू सेक्रीफाइस गुड्स बी। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व का शेप मैंने डिस्कस किया था, कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो कॉन्वेक्सिटी क्या बताती है कि वो इनवर्ड बेंड करता है। कहां बेंड करता है, अंदर की तरफ। इस शेप को कहते हैं कॉन्वेक्सिटी। और अगर ऐसा होता तो सर देखिए, ये कॉन्वेक्स कर्व नहीं है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जरूर है, ये स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये, स्ट्रेट लाइन है, ये इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। ठीक है, ये वैसे मैंने लिख दिया स्ट्रेट लाइन है। और एक तीसरा कर्व भी दिखा देता हूं, ये कर्व देख लीजिए, इस कर्व को बोलते हैं हम लोग कॉनकेव टू ओरिजिन। तो इंडिफरेंस कर्व कभी ऐसा भी नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट पहले आपको ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जैसे आपने देखा था कि शुरुआत में सेक्रीफाइस 3:1 था, बाद में 2:1 हो गया, और उसके बाद 1:1 हो गया। रेशियो इंडिफरेंस शेड्यूल को याद कर लीजिए, ठीक है, वो आपको जरूरी। आइए आगे बढ़ जाते हैं। हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये कब पॉसिबल होगा, जब एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व बने होंगे, अर्थात फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व होगा, इंडिफरेंस मैप होगा, तो आप देखेंगे कि हायर वाले इंडिफरेंस कर्व की सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगी। और अगर दो इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये हो सकता है कि दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर, दे मे और मे नॉट बी पैरेलल। याद रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व की लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि इस केस में यहां पर दोनों इंडिफरेंस कर्व मिलते हुए नजर आ रहे हैं, एंड दिस इज एन एब्सर्ड एग्जांपल। क्योंकि पहले केस में आप देखिए, जो ये आईसी कर्व है, लेट्स से आईसी कर्व 2 और ये रहा आईसी कर्व 1, देखिए यहां पर दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो कंज्यूमर को दो डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसे एक पॉइंट पे मिल पाएगी, नहीं। इसकी सेटिस्फैक्शन अगर हायर है यहां पर, तो यहां पर देखिए इसकी सेटिस्फैक्शन लोअर हो जा रही है, पॉसिबल नहीं है, एब्सर्ड केस है। चलिए बजट लाइन को समझते हैं। अब ये बजट लाइन क्या है, जब इंडिफरेंस की बात कर रहे थे तो हम समझ रहे थे कि कंज्यूमर के पास चॉइसेस हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीदने की, जिससे वो इक्वली सेटिस्फाइड है, बट उसको खरीदेगा कैसे, हाउ। तो बजट बताता है वो कैसे खरीदेगा। बजट कॉम्बिनेशंस होते हैं दो गुड्स के, विच कैन बी परचेज विद इन द गिवन बजट। कंज्यूमर अपने बजट में एक गिवन प्राइसेस के रेंज में वो चीजें खरीद पाता है। हाँ, एक आप अपने नजर से देखिएगा, अभी आप भी क्या करेंगे, लाइफ में महसूस करेंगे। इस कर्व का भी खास बात क्या है, ये भी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा। सर ऐसा क्यों, अगेन यहां पे कंज्यूमर को अगर कोई एक गुड ज्यादा खरीदनी है तो दूसरे गुड को फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट कीवर्ड ये है कि इसमें सेक्रीफाइस हमेशा क्या होगी, इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्राइस होगी। मतलब कि इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर निकाला जाए तो वो कांस्टेंट रहेगा। किस पे डिपेंड करेगा, प्राइस रेशियोज पे डिपेंड करेगा। आइए समझते हैं, एक एग्जांपल दिया मैंने यहां पर। एक कंज्यूमर है जिसके पास 100 रुपए हैं बजट के रूप में। कितने हैं, 100 रुपए हैं, तुम्हारे पास है 100 रुपए, और तुम्हें बाजार से खरीदने हैं क्लोथिंग भी। क्या यूनिट का रेट है, एक यूनिट का रेट है 20 रुपीज, ठीक है। क्लोथिंग का रेट बता दिया मैंने 20 रुपया, और फूड का क्या रेट है 10 रुपया। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपके पास 100 रुपए हैं, बजट में रहना है हमको, तो 5 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग खरीदा तो पूरे 100 खत्म, क्योंकि 5 इंटू 20 क्या कहते हैं, 5 इंटू 20 पूरे 100 रुपए खत्म। तो गुड्स फूड खरीद पाएंगे, फूड नहीं खरीद पाएंगे, फूड 0 हो जाएगा। पर अगला देखिए, आपने अब क्या किया, एक यूनिट ऑफ क्लोथिंग को त्याग दिया, मतलब आपने एक क्लोथिंग कम ले लिया, क्लोथिंग घट गई यहां पर, यू हैव टू सेक्रीफाइस क्लोथिंग, पैसे बचे, क्योंकि अब आप 4 यूनिट खरीदेंगे तो 80 रुपीज खर्चा होगा। 4 इंटू 20 80 स्पेंड हो जाएगा, और अब आपके पास जो 20 रुपीज बचे हैं उससे आप 2 यूनिट्स इसको परचेज कर पाएंगे, तो इसीलिए फूड इंक्रीज हो गया। तो एक को गिव अप किया, दूसरे को ज्यादा प्राप्त किया। कितना आ रहा है, देखिए यहां पर आ रहा है 2 इंटू 10 20, सो 80 प्लस 20 दिस गिव्स यू 100। बजट हो गया। नेक्स्ट आप और देखिए, अब आगे और भी चॉइसेस मेरे पास। आपने फिर एक यूनिट गुड्स का क्लोथिंग का त्याग दिया, अब आपके पास कितनी आ गई 3, तो 3 यूनिट ऑफ क्लोथिंग इंटू 20, 3 इंटू 20 60, कितने बचे आपके पास 40 रुपए। अब 40 रुपए में आप क्या कर सकते हैं, ये जो फूड है अब 2 और परचेज कर पाएंगे। क्या कहते हैं, पहले 2 खरीद रहे थे अब 2 और, तो यू हैव टू सैक्रिफाइस 1 टू गेन अनदर। साबित हो गया, इसके लिए भी साबित हो गया कि ये एक नेगेटिव स्लोपिंग कर्व है, ठीक है ना। दोनों इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज जरूर होगा। सर दोनों इंक्रीज होगा तो कैसा कर्व होगा, देखिए अगर दोनों इंक्रीज होगा तो कर्व ऐसा होगा, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व, ठीक है। ये कब होगा, ये इसमें नहीं है, ये कब होगा, ये सप्लाई के केस में हो सकता है, ठीक है, जब दोनों ही इंक्रीज होते हैं, प्राइस भी इंक्रीज होती है और सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होती है। हमारे केस में क्या हो रहा है, ये नहीं है,
हमारे केस में तो नेगेटिव कर रहे हैं, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर रहे हैं। आइए, अब आप समझ चुके हैं कैसे आपका ये 100 सारे केसेस में आ रहा है। आपने ध्यान दिया कि बजट की जब बात कर रहे थे तो आपके पास बजट 100 है, 100 रुपीज के अंदर आपको सामान खरीदना है। अब आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन बनेगी, कर्व नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसीलिए बजट लाइन को प्राइस लाइन के भी नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो एक रेशियो में, हाँ, इसका स्लोप जो है वो रेशियो ऑफ प्राइस बताता है। चलिए मैं डायरेक्ट पहले बना देता हूं लाइन, उसके बाद लिखता हूं। यहां पे लिख देता हूं क्लोथिंग और यहां पे लिख देता हूं फूड, और सीधे मैंने क्या किया, पहले एक लाइन बना दी और बाद में नंबर दे देता हूं। फूड का सबसे हाईएस्ट नंबर 10 दिख रहा है मुझे, यहां पे फूड लिखा है, सबसे हाईएस्ट नंबर 10 लगा दो और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ। ठीक है, 2 4 6 8 10, क्लियर। और यहां पे हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर है 5। ठीक है, अब स्कूल में जो आप ग्राफ बना रहे होंगे, एक्चुअली ग्राफ पेपर में तो बना नहीं रहे, ये रफ एंड होगा, मतलब ये नंबर जो होगा इसे आप क्या कर सकते हैं, क्लॉथिंग के भी सारे नंबर लिखकर शो कर सकते हैं। अब ये एनी कॉम्बिनेशन ऑन द बजट लाइन, लेट्स अज्यूम करता हूं ये कॉम्बिनेशन है आपका, एनी कॉम्बिनेशन ऑन द बजट लाइन क्या शो करेगा, शो करेगा अटेनेबल लिमिट। क्या है, अटेनेबल लिमिट। अटेनेबल मतलब होता है ये आप अटेन कर सकते हैं, कहां पर, ऑन दी बजट लाइन और विद इन दी। लेट्स अज्यूम ये पॉइंट ए बी है और यहां पर है सी डी है, तो ये जो ए बी सी डी चारों पॉइंट्स हैं, चाहे वो ऑन दी बजट लाइन हो या विद इन दी बजट लाइन हो, ये अटेनेबल लिमिट है। पर अगर कोई पॉइंट इसके बाहर हो जाए तो, हाँ, कोई पॉइंट यहां बाहर हो, जैसे मैंने कहा पॉइंट ई या पॉइंट एफ, तो ये जो है पॉइंट्स जो कि आउटसाइड दी बजट है, ये बाहर, ये क्या हो जाएंगे, नॉन अटेनेबल लिमिट हो जाएंगे, कह सकते हैं बियॉन्ड द बजट हो जाएंगे। अब सोचिए आपके पास 100 रुपया है, क्या आप 6 यूनिट ऑफ क्लोथिंग ले सकते हैं? जब 20 रुपए की 1 यूनिट है तो 6 यूनिट तो 120 का हो गया, आपके बजट के बियॉन्ड है। क्लियर है? आइए प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन भी देख लें। तो बजट लाइन नेगेटिव स्लोपिंग कर्व है और स्लोप ऑफ बजट लाइन किस पे डिपेंड करता है, प्राइस रेशियो पे। क्या प्राइस रेशियो है आपके पास, प्राइस ऑफ एक्स टू द प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ एक्स 20 है तो प्राइस ऑफ वाई क्या है, 10 है, आपका रेशियो है 2:1। ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, ना कॉन्वेक्स है ना कॉन्केव है। ध्यान दिया? अब ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने बता दिया, क्योंकि ये क्या है, प्राइसेस कांस्टेंट रहती हैं इसमें। अब सबसे मेन टॉपिक करने जा रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस एनालिसिस। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब आता है, जब उस मैक्सिमम मिलती है अपने गिवन इनकम से और जो प्राइसेस ऑफ द टू कमोडिटीज खरीद पाता है। याद रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की मदद से जब इंडिफरेंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बना रहे होते हैं तो हमें ध्यान देना है कि आपका बजट भी विद इन द बजट आपको क्या करना है, गुड्स कंज्यूम करने हैं और गुड्स मैक्सिमम लेवल पर कंज्यूम करना है। सेटिस्फैक्शन आपकी क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए। तो इंडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे देखेंगे, थ्रू दी मैप। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक ग्राफ में जिसमें ये बजट लाइन भी दिखाई दे रही है, ये रही आपकी बजट लाइन और ये रहा आपका आईसी कर्व। पहला आईसी, IC1, IC2 एंड IC3। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको इसमें कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें एक पॉइंट ये रहा टी, मैंने नाम दे दिया टी। यहां पर है M और N। लेट्स अज्यूम यहां पर आपके पास है क्लॉथिंग और यहां पर है आपके पास फूड। यही दो गुड्स लेके चल रहे हैं हम लोग, तो क्लॉथिंग और फूड्स का कॉम्बिनेशन है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है। बजट लाइन और आईसी कर्व जहां मीट करेगा, जब यूनिट क्या हो, दोनों टेंजेंट हो जाएं, मीट करें, एट अ पॉइंट करें, उसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट, जिस समय कंजम्पशन भी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, कंजम्पशन भी मैक्सिमम है और विद इन दी बजट भी है। ठीक है, नाम है ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब आप कहेंगे सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होगा, इसके कुछ कंडीशंस क्या होंगी। पहले इसको जरा सा समझ लें, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी में क्या हो रहा है, पॉइंट बी तो नहीं है इस आप में, क्योंकि ए और बी लोअर ऑफ इंडिफरेंस कर्व को टच कर रहा है। बजट में तो है, बजट में तो है ए और बी, बट मैंने कहा बजट में होने के बावजूद लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो इसीलिए आप कंज्यूमर होने के नाते इसको नहीं लेंगे। ऑप्टिमम कंजम्पशन आपका नहीं आ रहा है। इस तरफ आ जाइए, पॉइंट टी पे आ जाइए, तो पॉइंट टी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। क्यों है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आइए इसको समझने के लिए दोनों कंडीशंस को समझते हैं। तो ये पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। पहली शर्त है, इस पॉइंट पर, पॉइंट टी पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन
ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई, मेरे केस में फूड एंड क्लोथिंग, इसकी वैल्यू रेशियो ऑफ द गुड्स, रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी होना चाहिए, जो कि आप जानते हैं बजट लाइन में होती है। तो क्योंकि यहां बजट लाइन है इस पॉइंट पे और बजट लाइन इसी पे बनती है, ठीक है ना, दैट मींस प्राइस ऑफ एक्स रेशियो प्राइस ऑफ वाई, इसी कॉम्बिनेशन को वो टच कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, बजट लाइन पॉइंट टी, और ये पॉइंट कैसा पॉइंट है? टेंजेंटियल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? ध्यान सुनिएगा, इट इज अ टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंटियल पॉइंट। मैंने टी से रिप्रेजेंट भी कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि टेंजेंटियल पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉइंट विद इन दी बजट है, क्योंकि बजट लाइन यहां पर एक ही पॉइंट पर इस आईसी कर्व को टच कर रही है। मतलब सेटिस्फेक्शन भी हाई है, सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम है और विद इन दी बजट है। दोनों बातें इसमें क्या हो रही है? पूरी हो रही है। अब आता है कोई और पॉइंट सर कोई नहीं हो सकता? चलिए एक पॉइंट अज्यूम करते हैं यहां पर। चलिए ये पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट डी, या यहां ले लेते हैं पॉइंट ई। तो एनी पॉइंट ऑन डी एंड ई, ये तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगा ही देगा, बात सही है, क्योंकि हायर देन डिफरेंस कर्व है, ये और ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा टी से। टी के कंपैरिजन में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंज्यूमर ये ज्यादा देगा। बट आपका बजट कहां टच कर रहा है उसको? आपकी बजट लिमिट कहां है? आम भाषा में बोले तो हमारी औकात ही नहीं है डी और ई को खरीदने का। अगर हमारा बजट लाइन इसको टच करता, किसी डी या ई को टच करता, तो हम कहते कि हां हम उसे खरीद पाएंगे, और क्योंकि वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो वो पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता। अब क्लियर है? आइए समझते हैं इसी को। अब डायग्राम से क्लियर हो गया है। तो दो कंडीशंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है। पहला कंडीशन ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द टू गुड्स, मेरे केस में एक्स और वाई, या हमने कहा था फूड और क्लोथिंग, इसके रेशियोज के बराबर होना चाहिए, प्राइस रेशियोज के बराबर होना चाहिए। हालांकि ये एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है, पर ये एसेंशियल कंडीशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। आइए दूसरा कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम पाने के लिए? कि इंडिफरेंस कर्व का शेप कॉन्वेक्स होना चाहिए। आप जानते ही हैं इंडिफरेंस इज ऑलवेज यस कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये शेप होना चाहिए। तो आप देख ही रहे थे। तो कहां मिलेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? टेंजेंसी पॉइंट पे। टेंजेंसी पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक ऐसा पॉइंट जहां पर हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, ध्यान से सुनिएगा, हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर को मिल रहा है, कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा रहा है विद इन द बजट, अपने बजट को देखते हुए। क्योंकि मेन है हमारे पास बजट भी तो है ना, क्योंकि चीजें तो हमें और अच्छी लगती हैं। क्या कहते हो? हमें तो हवाई जहाज भी अच्छा लगता है, हमें तो मर्सिडीज भी अच्छी लगती है, हमें तो फरारी भी अच्छी लगती है, हमारे बजट में भी तो हो। आप समझ गए ना? तो जो है और हम उसका क्या कर पाए, बजट का बेस्ट या ऑप्टिमम चीजें कंज्यूम कर पाए, यही हमारा इक्विलिब्रियम है। आइए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड व्हेन दी बजट लाइन इज टेंजेंट। कीवर्ड है बजट लाइन इज टेंजेंट टू अ पर्टिकुलर आईसी कर्व। हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो पॉइंट कहां पर था हमारे ग्राफ में? एट पॉइंट टी। पॉइंट टी हमारा टेंजेंटल पॉइंट है। यहां पर स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, मैंने कहा था बजट लाइन का दूसरा नाम क्या है, यहां पर है प्राइस लाइन, बजट लाइन और आईसी कर्व दोनों इक्वल है। जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाएंगे वहां पर हो जाएगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है। क्या बताता है? एमआरएस बताता है। ये बताता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और बजट क्या बताता है? बजट बताता है प्राइस रेशियोज, ये बताता है बजट। बजट लाइन बताता है प्राइस रेशियोज। तो जहां दोनों इक्वल हो गए, ये रहा इंडिफरेंस कर्व और ये रहा बजट, जहां ये दोनों इक्वल हो गए तो ये पहली कंडीशन पूरी हो रही है। फर्स्ट कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन पूरी हो रही है। बट एक और कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? कि एमआरएस डिक्लाइनिंग होना चाहिए, या हम इसे कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? कंडीशन 2। ये कंडीशन क्या कह रही है? दैट एमआरएस शुड बी डिक्लाइनिंग, सो द कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। शेप कॉन्वेक्स ही होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं कि बजट और हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जहां मिल जाए, सोचो कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाइड है। So this brings to the end of the topic, consumer behavior, theory of consumer behavior। ये मेरे मेगा स्टार्स जो आप हैं, ये आपके लिए ही डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया था। आपने कहा और हमने बनाया। मुझे बस एक ही चीज चाहिए, आपका ढेर सारा लाइक, कमेंट्स, तब मैं आपके लिए और वीडियोस बना पाऊंगा। और यकीन जानिए ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम बना रहे हैं। और इस सारे नोट सब कुछ तुम सबके लिए अवेलेबल होगा, फ्रीली अवेलेबल होगा, एट नो प्राइस अवेलेबल है। जी हम कोई भी चीजें चार्ज नहीं कर रहे हैं, पेड कंटेंट्स हैं, और ये सारे पेड कंटेंट्स आप सबके लिए हैं, एब्सोल्युटली फ्री। कहां मिलने वाले हैं आपको ये कंटेंट्स? आप हमारे वैसे तो YouTube यूज कर रहे हैं, स्टार कॉमर्स, आप हमें हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, प्लीज जाएं और उसमें ज्वाइन कर लें। और ये सारे नोट्स एक्सक्लूसिव नोट्स हैं, आपके लिए बने हुए नोट्स हैं, जाएं और डाउनलोड कर लें। मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। आपके ही कमेंट का वेट करता रहूंगा कि आप क्या चाहते हैं बाय नेक्स्ट चैप्टर के लिए। टेक केयर।